नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस गोलूवाला में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमने पिछले दो वीडियो जो थे वो मैथ में परसेंटेज प्रश्नावली के ऊपर कंप्लीट करवाए थे। आशा करता हूं आप सभी को वो हमारे वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे और उन वीडियोस पे आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। इसीलिए हम आज एक नए सब्जेक्ट पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और वे मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हमारे चैनल के माध्यम से कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहली और तेज सूचना आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम बायोलॉजी का आज पहला ये लेक्चर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी शब्द की एक सिंपल सी व्याख्या हमें समझनी है कि बायोलॉजी वास्तव में होता क्या है। देखो, बायोलॉजी शब्द देने वाले दो विद्वान थे। एक का नाम था लेमार्क और दूसरे विद्वान का नाम था ट्रेविरेंस। सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेंस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेंस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? ग्रीक भाषा में एक शब्द है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा एक शब्द होता है लोगोस, जिसका मीनिंग मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। बायोस का मतलब जीवन, लोगोस का मतलब अध्ययन। तो अगर पूर्ण व्याख्या इस शब्द की करें, हम पाएंगे कि इस शब्द का पूरा जो मतलब है वो होता है जीवन का अध्ययन। मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें जीवों का, सजीवों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कह दिया जाता है? बायोलॉजी कह दिया जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन से थे? लेमार्क और ट्रेविरेंस। क्या कब किया इन्होंने? सन 1802 ईस्वी में। क्योंकि दोस्तों, हमने अभी जाना कि बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना अति आवश्यक है कि सजीवों की वास्तव में उत्पत्ति हुई कैसे। विद्वानों का मत है कि सजीव जो थे ये निर्जीव पदार्थों से ही उत्पन्न हुए। सजीवों की उत्पत्ति वास्तव में निर्जीव पदार्थों से हुई, लेकिन कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे का कालखंड जानना अति आवश्यक रहता है। जैसे आज से तकरीबन 15 अरब वर्ष पहले की बात करें तो विद्वानों का मत है कि एक महाविस्फोट के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक महाविस्फोट के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसे कह दिया गया बिग बैंग। आज से तकरीबन 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का विकास हुआ। मतलब हमारे जितने भी ग्रह थे, हमारे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह थे, उन सभी का विकास हुआ। तो ग्रह और उपग्रह का उद्भव आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो निश्चित तौर पे हमारी पृथ्वी भी वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 4.6 अरब वर्ष पहले ही निर्मित हुई। लेकिन जिस वक्त पृथ्वी का निर्माण काल था, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति के वक्त पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थी। विद्वानों का मत है कि जिस वक्त पृथ्वी निर्मित हुई उस वक्त पृथ्वी एक तप्त गैसों के गोले के समान थी, यानी एक ज्वलित गैसीय पिंड था। तकरीबन 60 करोड़ वर्ष लगे, यानी 0.6 अरब वर्ष लगे पृथ्वी पे धरातल के निर्माण में, यानी क्रस्ट का निर्माण होने। तो तकरीबन 60 करोड़ सालों में
पृथ्वी पे धरातल का पहले निर्माण हुआ। धरातल के निर्माण के बाद इस पे जीवों का उद्भव हुआ और उस समय को कहा जाता है, उस कालखंड को एक नाम, एक विशेष संज्ञा दी गई जिसे कहा गया आर्कियोजोइक युग। तो आर्कियोजोइक युग में सर्वप्रथम आदि सागर में जीवों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हमने कालखंड में जाना कि कौन से कालखंड में, अगर यह पूछा जाए कि कौन से कालखंड में जीवों की वास्तव में उत्पत्ति हुई, हम कहेंगे कि वर्तमान से 3.8 अरब वर्ष पहले, वर्तमान से 3.8 अरब वर्ष पहले आदि सागर में जीवों का उद्भव हुआ, मतलब जीवों की उत्पत्ति हुई। ये तो था एक समय। दोस्तों इस समय के साथ साथ हमें कुछ और भी इसके बारे में तथ्य जानने अति आवश्यक है। कौन से तथ्य है, ध्यान से समझना इसके बारे में कि कौन कौन से तथ्य परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम उन तथ्यों के बारे में। देखो, निश्चित तौर पे जिस वक्त जीवों का उद्भव हुआ उस वक्त मानव का होना तो संभव था ही नहीं, क्योंकि जीवों की प्रारंभिक अवस्था थी वो। सबसे पहले जीव उसी वक्त, जो जीवों का उद्भव उसी वक्त हो पाया था। तो निश्चित तौर पे मानव तो उस वक्त था नहीं, इसीलिए उस वक्त का केवल उस कालखंड का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान एक परिकल्पना के माध्यम से पेश किया गया। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिकल्पनाएं पेश की कि जीव इस प्रकार से उद्भव हुए होंगे, इस प्रकार से पैदा हुए होंगे, जीव इस प्रकार से पैदा हुए होंगे। लेकिन वर्तमान समय में एक विद्वान की परिकल्पना को सच माना जा रहा है। सर्वमान्य परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना है। उस विद्वान का नाम है ए.आई. ओपेरिन। ए.आई. ओपेरिन। ए.आई. ओपेरिन की परिकल्पना को वर्तमान समय में सर्वमान्य किया गया है, यानी सब लोग इन्हीं की परिकल्पना को वास्तव में मान रहे हैं। ये यकीन कर रहे हैं कि जीवों का उद्भव वास्तव में इन्हीं की परिकल्पना के अनुसार हुआ। तो ए.आई. ओपेरिन ने किस प्रकार बताया कि जीवों का उद्भव हुआ? सबसे पहले ए.आई. ओपेरिन ने किन माध्यमों से दुनिया को यह बताया कि जीवों का उद्भव किस तरीके से हो रहा था? तो सबसे पहले हम जानेंगे ए.आई. ओपेरिन की एक बुक के बारे में। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। दी ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? ए.आई. ओपेरिन के द्वारा। इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को जाना जाता है पदार्थवाद अथवा भौतिकवाद के नाम से। इस नाम से जाना जाता है, पदार्थवाद या भौतिकवाद के नाम से। तो ए.आई. ओपेरिन ने एक पुस्तक लिखी थी दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें एक सिद्धांत दिया गया था जिसे कहा जाता है पदार्थवाद या भौतिकवाद। इसी के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि वास्तव में जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। तो दोस्तों हमें यही समझना है कि वास्तव में पदार्थवाद या भौतिकवाद वास्तव में है क्या। देखो, इनका यह मानना था कि पृथ्वी जिस वक्त, यानी ओपेरिन महोदय का यह मानना था कि पृथ्वी जिस वक्त गैसीय गोले के रूप में मौजूद थी, तो निश्चित तौर पे उसमें उसके वातावरण में प्रमुख जो रासायनिक तत्व थे वो मौजूद रहे होंगे। प्रमुख रासायनिक तत्वों में कौन कौन से? इनका मानना था जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, फास्फेट, ये वाले प्रमुख रासायनिक तत्व, ऐसे ही मिलते जुलते जो तत्व जो जीव द्रव्य के लिए यानी जीवित भाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उन्होंने कहा कि ये वाले सारे उस वक्त के वातावरण में मौजूद थे। लेकिन इनके स्वतंत्र परमाणु उन्होंने कहा मौजूद था। पृथ्वी का टेम्परेचर उस वक्त इन्होंने बताया कि वो एक ज्वलित गैसीय गोला था, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा। इस सिद्धांत में उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि वास्तव में उस वक्त पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहा होगा। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक टेम्परेचर 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। पृथ्वी का जो प्रारंभिक तापमान था
3000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कहीं था, यानी वो एक ज्वलित एक तप्त गैस का गोला था। तो इन्होंने कहा कि इसी टेम्परेचर के अंदर उस वक्त प्रमुख रासायनिक तत्व जो थे वो स्वतंत्र अवस्था में मौजूद थे। कौन कौन से? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, है ना। तो ये सारे तत्व जो थे उस वक्त उस वातावरण में मौजूद थे, लेकिन इन तत्वों के उन्होंने कहा स्वतंत्र परमाणु मौजूद थे। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो इन तत्वों के जो स्वतंत्र परमाणु थे उन्होंने पारस्परिक प्रतिक्रियाएं यानी अभिक्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया, है ना। पारस्परिक अभिक्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया, जिससे सरल अकार्बनिक यौगिक बने। क्या बने? सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान में ये बात ध्यान में रखना कि आदि वायुमंडल वास्तव में किस प्रकार का था। आदि वायुमंडल मतलब प्राचीन वायुमंडल जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये वायुमंडल वास्तव में किस प्रकार का था। तो इस वायुमंडल की एक विशेषता उन्होंने इस पदार्थवाद या भौतिकवाद में बताई थी। उन्होंने कहा कि आदि वायुमंडल अपचायक था। किस प्रकार का था? अपचायक वायुमंडल था। और वर्तमान का जो वायुमंडल है ये ऑक्सीकारक है। अब अपचायक का मतलब क्या था? सिंपल से बातों में समझना, वर्तमान में वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में मौजूद है, इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीकारक है। मतलब कि वर्तमान में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में मौजूद है, लेकिन जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। अब ऑक्सीजन का मुक्त अवस्था में मौजूद ना होना एक रीजन ये था। दूसरा, उस वक्त जो हाइड्रोजन के परमाणु थे ये सर्वाधिक क्रियाशील थे, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं कर रहे थे। कौन से? हाइड्रोजन के परमाणु। तो हाइड्रोजन के परमाणु ने ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं करके सबसे पहले सरल अकार्बनिक यौगिकों के रूप में किसे बनाया? जल को निर्मित किया। चूंकि उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसलिए समस्त जल जो था वो जलवाष्प के रूप में मौजूद था। किसके रूप में मौजूद था? जलवाष्प के रूप में मौजूद था। इसके अलावा जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने संयोग करके अमोनिया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? अमोनिया का निर्माण किया। और इसी तरह से उसने अन्य भी सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। तो ध्यान देना कि जो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, पृथ्वी पे प्रारंभिक स्तर पे सबसे पहले सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे जल, अमोनिया इत्यादि, है ना। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर और घटता गया, तो टेम्परेचर के और घटने के कारण जो अकार्बनिक अणु थे या फिर जो भी स्वतंत्र अणु थे उनके बीच में और प्रतिक्रियाएं होने लगी, और प्रतिक्रियाएं होने के फलस्वरूप उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कौन से यौगिकों का निर्माण हुआ? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से? जैसे सरल शर्कराएं, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, प्यूरिन्स इत्यादि का, है ना। कौन से? सरल शर्कराएं, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, प्यूरिन्स इत्यादि का निर्माण होने लगा। और दोस्तों, जो वर्तमान में जीवों के अंदर में हमें प्रयोगों से ये पता चला है कि जो जीवित भाग है प्रत्येक सजीव के अंदर, जिसके कारण जीवन मौजूद है, उसे कहते हैं हम जीव द्रव्य। और उस जीव द्रव्य का प्रमुख जो रासायनिक संगठन है वो इन्हीं पदार्थों पे ही टिका हुआ है, यानी इन्हीं पदार्थों से निर्मित है। उनका रासायनिक संगठन वास्तव में शर्कराएं, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल इत्यादि द्वारा ही निर्मित है। तो इसी तरह से ओपरिन महोदय ने अपनी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वास्तव में जीवों का निर्माण किस प्रकार हुआ। लेकिन चूंकि दोस्तों विज्ञान परिकल्पनाओं पे नहीं चलती, वो कभी परिकल्पनाओं पे विश्वास नहीं करते, केवल अनुमान पे विज्ञान विश्वास नहीं करता। विज्ञान में अपने प्रत्येक तथ्य को साबित करना आवश्यक होता है, यानी उसे प्रूव करना आवश्यक है प्रयोगों के माध्यम से।
क्योंकि ओपरेन महोदय ने एक परिकल्पना दी और इन्हीं की परिकल्पना को एक विद्वान ने सिद्ध करके बताया। वो विद्वान था अमेरिका का। कहां के थे? अमेरिका के विद्वान थे। नाम था स्टैनले मिलर। क्या नाम था? स्टैनले मिलर। क्योंकि ओपरेन जो थे ये वास्तव में रसिया के थे, एक जीव विज्ञान शास्त्री थे, और अमेरिकी विद्वान स्टैनले मिलर ने ओपरेन की इस परिकल्पना को प्रयोगशाला में सिद्ध कर दिया। किस प्रकार से सिद्ध किया? उन्होंने जलवाष्प, हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे संतकों को एक साथ लेकर, उनके गैसीय स्वरूप को एक साथ लेकर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की। क्योंकि ओपरेन का भी यही मानना था कि जब ये सारे के सारे तत्व आपस में मिले तो इन्हें अल्ट्रा वायलेट किरणों से एनर्जी प्राप्त हुई और उसी के फलस्वरूप जीव का उद्भव हो पाया। तो स्टैनले महोदय ने भी क्या किया? उन सभी पदार्थों का गैसीय मिश्रण में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया, और जब विद्युत धारा को उन्होंने प्रवाहित किया तो उन्हें मिला एक लाल कलर का तरल, यानी एक लाल कलर का लिक्विड। जब उसका विश्लेषण किया गया, उस लिक्विड का विश्लेषण किया गया, तो उन्होंने पाया कि वो लिक्विड वास्तव में शर्कराएं थी, अमीनो अम्ल था, वसीय अम्ल था। तो मिलर के इस प्रयोग के माध्यम से यह साबित हो गया कि वास्तव में एआई ओपरेन की व्याख्या जो थी वो वास्तव में सही थी। तो ओपरेन महोदय की उस परिकल्पना को बल मिला और वर्तमान में हम उसी परिकल्पना को मान रहे हैं कि जीवों का उद्भव वास्तव में ओपरेन महोदय की परिकल्पना के अनुसार ही हुआ। चलिए दोस्तों, अब ओपरेन महोदय की परिकल्पना की हम कुछ और बातें मान लें। उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, तो उनका यह मानना था कि जो जो अणु निर्मित हुए, रासायनिक संयोजनों से जो अणु निर्मित हुए, उन्होंने फिर से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि जो अमीनो अम्ल थे उनकी इकाइयों ने आपस में मिलकर बहुलक बनाए, और बहुलक के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया? उन्होंने कहा प्रोटीन का निर्माण हुआ। बहुलक के फलस्वरूप यानी अमीनो अम्लों के एकलक मिलके उन्होंने जटिल बहुलक बनाए, और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? प्रोटीन का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ने आपस में मिलकर वसाओं का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया? वसाओं का निर्माण कर दिया। इसी तरह से शर्कराएं जो थी ये भी बहुलक इकाइयों में मिलकर इन्होंने बहुलक निर्मित किए, और इन्होंने जो जटिल शर्कराएं थी उनका निर्माण कर दिया, जैसे पॉलीसेकेराइड शर्करा थी, सेल्यूलोज शर्करा थी, उनका निर्माण कर दिया, और इसी के फलस्वरूप जीवन का निर्माण हो पाया। लेकिन जीवन का निर्माण की वास्तविक व्याख्या जो उन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि जब प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल ने मिलकर एक न्यूक्लियो प्रोटीन तैयार किया। ओपरेन महोदय का कहना था कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर जिस न्यूक्लियो प्रोटीन कण का निर्माण हुआ, उसी कण के माध्यम से ही जीवन का प्रारंभ हो पाया, क्योंकि वो एक ऐसा कण था जो सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता था, स्वयं द्विगुणन कर सकता था, मतलब अपना ही जीरोक्स पैदा करने में सक्षम था। तो इन्होंने कहा कि जो स्व द्विगुणन की क्षमता थी वो विकसित हो गई निर्जीव पदार्थ में, और उसी से जीवन का आरंभ हुआ। ओपरेन महोदय का मानना था कि आदि सागर में जो जीव सर्वप्रथम पाए गए वो वर्तमान के नील हरित शैवालों जैसे थे। कैसे थे? वर्तमान के नील हरित शैवालों जैसे थे। तो आदि सागर में झिल्ली युक्त जो संरचना वाले जीव सर्वप्रथम पाए गए आदि सागर में, वो वर्तमान के नील हरित शैवालों जैसे थे। तो ओपरेन की इसी परिकल्पना को आज जीवन की उत्पत्ति के समक्ष सर्वमान्य माना जाता है। चलिए दोस्तों, हमने समझा ओपरेन महोदय का जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, उनके बारे में मैं थोड़ी डिस्कस आपके साथ करना चाहूंगा। सर्वप्रथम आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन से थे? हमारा आंसर होना चाहिए एआई ओपरेन। दूसरा, जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत एआई ओपरेन ने दिया, उसकी पुष्टि वास्तव में किसने की?
तो हमारा आंसर होना चाहिए स्टैनले मिलर। तीसरा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपरिन महोदय के अनुसार जो आदि वायुमंडल था वो किस प्रकार का था, हम कहेंगे अपचायक। चौथा, ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान वायुमंडल कौन सी प्रवृत्ति का है, हम कहेंगे ऑक्सीकारक। तो ओपरिन महोदय ने हमें बताया कि आदि सागर के अंदर सर्वप्रथम नील हरित शैवालों जैसे जीव पैदा हुए। अब वायुमंडल वास्तव में अपचायक से ऑक्सीकारक कैसे हुआ, ये चीज ध्यान से समझ। अपचायक वायुमंडल में जैसे ही पैदा हो गए नील हरित शैवालों जैसे जीव, न्यूक्लियोप्रोटीन की झिल्ली युक्त संरचना, सर्वप्रथम पहले जीव जो पैदा हुए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम थे। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से उन्होंने मुक्त की ऑक्सीजन को, और वायुमंडल में धीरे धीरे मुक्त ऑक्सीजन मौजूद हो रहे थे, बढ़ने लगा उसका स्तर, और वायुमंडल जो था वो अपचायक से कैसे हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमने पूरा डिटेल से समझा। हमने ये भी समझा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, लेकिन ओपरिन और स्टैनले मिलर के साथ साथ हमें बायोलॉजी की शुरुआत में कुछ विद्वानों के नाम याद रखने और आवश्यक है। कौन कौन से? सबसे पहले ये चीज ध्यान देना कि बायोलॉजी सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा विषय है। अध्ययन की दृष्टि से इसे सुविधाजनक बनाने हेतु, इसे सरल बनाने हेतु विद्वानों ने इसके दो अलग अलग पार्ट किए हैं ताकि सरलता से अध्ययन किया जा सके। कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट जिसे कहा गया वनस्पति विज्ञान, जिसे कह दिया गया वनस्पति विज्ञान। दूसरा पार्ट जिसे कहा गया जंतु विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने हेतु विद्वानों ने इसके दो पार्ट कर लिए बायोलॉजी के। कौन कौन से? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अच्छा, एक विद्वान है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। एक विद्वान जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस और एक विद्वान है जिनका नाम है अरस्तु। इन दोनों के नाम हमें याद रखने अति आवश्यक है बायोलॉजी के। क्यों? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, और अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और विज्ञान का जनक। ये तीनों ही उपाधियां दी गई हैं किसे? अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक या फिर विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। रीजन क्या है इनके पीछे? सबसे पहले जानना थियोफ्रेस्टस के बारे में। थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में इन्होंने 500 प्रकार के पादपों का वर्णन किया। 500 प्रकार की पादप जातियों का वर्णन किया। इसीलिए और सबसे पहले 500 प्रकार की पादप जातियों का यानी वनस्पति का वर्णन करने वाले विद्वान थे थियोफ्रेस्टस। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। दूसरे अरस्तु, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के जंतुओं, उनकी रचना, उनके व्यवहार आदि के संबंध में वर्णन किया। इसीलिए अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक।
जीव विज्ञान का जनक या फिर विज्ञान का जनक। तो ध्यान से ये बात अच्छे तरीके से याद रखना कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे कुछ और तथ्यों पे। ओपरेन महोदय के अनुसार कुछ तत्व आदि वायुमंडल में मौजूद थे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, गंधक इत्यादि पदार्थ उन्होंने कहा आदि वायुमंडल में मौजूद थे और यही कारण रहे सजीवों के निर्माण में। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भी वैज्ञानिकों ने ये पुष्ट कर दिया है, विद्वानों ने ये लगातार पुष्ट किया है कि जीव द्रव्य जो वास्तव में सजीवों के अंदर का जीवित भाग है, जीवित भाग के निर्माण में इन्हीं रासायनिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इन सारे रासायनिक पदार्थों को एक गिलास में एकत्रित कर लें तो क्या वास्तव में जीव निर्मित हो पाएगा? हम कहेंगे नहीं। तो फिर जीव निर्मित कैसे होता है? इसके डी कुछ रीजन है, लेकिन हम सजीव और निर्जीव को सबसे पहले ये जानेंगे कि भिन्न कैसे किया जाता है, उनको अलग अलग पहचाना कैसे जा सकता है। तो सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके बारे में हमारा जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन से सजीवों के लक्षण हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है कोशिकीय संगठन। जिस प्रकार एक पूरा मकान एक एक ईंट से मिलकर बना है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर भी कोशिकाओं का जो योग है, मतलब कोशिकाओं से मिलके बना होता है। बहुत सारे सजीव ऐसे होते हैं कि उनका शरीर केवल एक कोशिका का होता है और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर पूरे शरीर को निर्मित किया। तो सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकीय संगठन होता है, कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है, लेकिन निर्जीवों में ये विशेषता नहीं पाई जाती। दूसरा सजीवों की खासियत होती है जीव द्रव्य। कोशिका का एक ऐसा भाग जो वास्तव में जीवित होता है, जिसके कारण ही जीवन संभव है, उसे कहा जाता है जीव द्रव्य। और ये सजीवों का वास्तव में जीवित भाग है, जीवन इसके बगैर संभव हो ही नहीं पाता, इसीलिए इसे कहा गया जीव द्रव्य, है ना। तो ये एक सजीवों का विशेष लक्षण है जिससे हम सजीवों को निर्जीवों से अलग कर पाते हैं। इसके बगैर सजीव और निर्जीव में हम कोई भी अंतर नहीं कर पाएंगे। जीवित रहने का प्रमुख कारण है जीव द्रव्य। इसीलिए जीव द्रव्य को एक विद्वान जिसका नाम था जूलियस हक्सले, इन्होंने जीव द्रव्य को कहा था जीवन का भौतिक आधार। दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हम कहेंगे जूलियस हक्सले। पहला गुण हमने देखा सजीवों का कोशिकीय संगठन, दूसरा हमने देखा जीव द्रव्य, तीसरा गुण अगर हम उनमें देखें तो हम कहेंगे उपापचय। ये एक ऐसा लक्षण है दोस्तों जिसके माध्यम से कोशिकाओं के अंदर, सजीव की कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ क्रियाएं विनाशात्मक होती हैं, यानी उनसे पदार्थ का विखंडन होता है, और कुछ क्रियाएं जो हैं वो संरचनात्मक होती है, यानी उनसे पदार्थ का निर्माण होता है। ये जीव में होने वाली विशेष क्रियाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से ही ऊर्जा की उत्पत्ति हो पाती है। तो उपापचयी क्रियाएं सजीवों का एक विशेष गुण है, और इन्हीं क्रियाओं के पाए जाने के कारण जो सजीवों की कोशिकाएं हैं उन्हें रासायनिक, लघु रासायनिक उद्योगशालाएं कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाएं लगातार चल रही हैं। चलिए दोस्तों, इससे अगला गुण, इससे अगला एक लक्षण है जिसे हम कहेंगे पोषण।
सजीव के अंदर उपापचयी क्रियाएं हो रही होती हैं, मतलब रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं, लेकिन उनके लिए उन क्रियाओं को करने के लिए रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सजीव उन्हीं क्रियाओं के लिए अपने शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जिन पदार्थों को ग्रहण करता है उस क्रिया को हम कह देते हैं पोषण। तो ये सजीवों का एक अन्य विशेष लक्षण है। इसके अलावा सजीवों का एक अन्य लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं श्वसन। प्रत्येक सजीव उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए उसे ऑक्सीजन ग्रहण करनी अति आवश्यक होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना, यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और प्रत्येक सजीव में ये क्रिया संपन्न हो रही होती है। तो ये सजीवों का एक और लक्षण है। देखो दोस्तों, कौन कौन से लक्षणों के आधार पे हम उन्हें सजीव कहेंगे? पहला, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संरचना होनी चाहिए। दूसरा, जीव द्रव्य का पाया जाना। तीसरा, उपापचयी क्रियाओं का संपन्न होना। चौथा, पोषण की क्रिया लगातार चल रही होनी, श्वसन की क्रिया का संपन्न होना। इसके अलावा एक अन्य गुण होता है जिसे हम कहते हैं प्रजनन। इस क्रिया के माध्यम से सजीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करके अपने वंश को लगातार बनाए रखता है। तो ये एक और उनका गुण है जो सजीवों में लगभग देखा जा सकता है। इसके बाद एक अन्य गुण आता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। सजीव कोशिकाओं में बहुत सारे विषैले पदार्थ जो हैं वो निर्मित होते रहते हैं। उन विषैले पदार्थों को समय समय पर शरीर के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा सजीवों का एक और गुण हो सकता है जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। हमने देखा जीव तप्त रेगिस्तान में भी मौजूद होते हैं और जीव ठंडे शीत प्रदेशों में भी मौजूद रहते हैं। जीवों का एक विशेष गुण है कि वो खुद को किसी भी वातावरण के अनुकूलित कर सकते हैं। उस वातावरण में रहने के लिए खुद को सक्षम बना सकते हैं। और इसी गुण को क्या कह दिया जाता है? लक्षण को क्या कह दिया जाता है? अनुकूलन कह दिया जाता है। ये भी सजीवों का एक विशेष लक्षण है। इसके अलावा सजीवों का एक और गुण होता है, वो हम कहेंगे संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब कि सजीव बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं, उन परिवर्तनों से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब वो संवेदनाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो संवेदनशीलता भी सजीवों का ही एक गुण है। इसके अलावा एक और बात जिसे हम कहेंगे कि जीवन चक्र, ये एक अलग लक्षण है। प्रत्येक सजीव जीवन चक्र पूरा करता है। वो सजीव पैदा होने के बाद अपने ही प्रकार के जीवों को उत्पन्न करता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। फिर जो संतति पैदा होती है वो भी अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करती है और स्वयं नष्ट हो जाती है। जीवन का एक निश्चित चक्र उनके बीच सदैव चलता रहता है और इसी गुण को क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। तो सजीवों के ये कुछ विशेष गुण पे हमने चर्चा की दोस्तों, जिनके माध्यम से हम सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर ला सकते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले ये ऐसे गुण हैं जो निर्जीव जंतुओं में निर्जीव में पदार्थों में आपको नहीं मिलेंगे। इन्हीं के आधार पे हम सजीव और निर्जीवों को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा लक्षण सजीव का नहीं है या कौन सा लक्षण सजीव का है। तो वास्तव में ये कुछ ऐसे लक्षण है, कुछ ऐसे गुण हैं जो सजीवों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा इससे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, उनको कौन सी उपमाएं दी गई हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जीवन के वास्तविक लक्षण कौन कौन से हैं, सजीवों को हम सजीव किस आधार पे कह सकते हैं। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है जीवों का वर्गीकरण।
मतलब क्लासिफिकेशन। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वर्गीकरण वास्तव में क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा के लिए दो हिस्सों में बांटा गया, छोटा किया गया, लेकिन यहां पे जीवों को अध्ययन की दृष्टि से बड़े वर्गों में बांटा जाता है। रीजन क्या है, जैसे देखो आज अगर हम आबादी देखें, मानव की आबादी इतनी ज्यादा है कि यहाँ अगर एक एक मानव पे अलग अलग वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पड़े तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा समय चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होगा और टाइम इतना लग जाएगा, परिणाम मिलने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है कि परिणाम हमें प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे, वास्तविक क्या होंगे। इसीलिए सजीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पे बड़े बड़े वर्गों में बांट लिया जाता है और पूरे वर्ग पे एक साथ अध्ययन किया जाता है ताकि सुविधाजनक रूप से उनपे रिसर्च हो पाए, है ना। तो अध्ययन को ही सुविधाजनक बनाने के लिए, रिसर्च को सरल करने के लिए, आसान करने के लिए उन्हें बांटा जाता है वर्गों में। लेकिन समानता और असमानता के आधार पे कौन कौन सी समानताएं हैं, एक समान समानताएं रखने वाले व्यक्तियों को एक वर्ग में, सॉरी जीवों को एक वर्ग में रखा जाता है। अच्छा, एक समान समानताएं कैसे, देखो वर्गीकरण का प्रमुख आधार कैसे होता है, इसे अगर ध्यान से समझें। सपोज ये दो जीव हैं और जीव कौन कौन सी हैं, एक तो है आप और एक है आपका दोस्त। दो व्यक्ति मौजूद हैं, एक आप और एक आपका दोस्त। आपसे कहा जाए कि असमानताएं और समानताएं ढूंढ के आप दो वर्गों में बांटो इन दोनों ही संज्ञाओं को, तो आप कहोगे कि जी आप में और आपके दोस्त में बहुत सारी असमानताएं हैं। आपका नाक ऐसी है, दोस्त की आंखें ऐसी हैं, उसका जो कद है वो ऐसा है, उसका शरीर हष्ट-पुष्ट है या दुबला पतला है। इन्हीं आधार पे आप बहुत सारी असमानताएं दोनों में ढूंढोगे और आप इनको वर्गों में बांट दोगे कि जी एक वर्ग तो ये अलग हो गया और दूसरा वाला ये वाला दूसरे वर्ग में, दो अलग अलग वर्ग बनाए। सपोज कि आपके साथ एक और जीव को शामिल कर लिया गया, जैसे बंदर। आपसे कहा जाए कि जी अब ये तीन प्राणी हैं और तीनों को आप दो वर्गों में बांटो समानता के आधार पे, जो एक जैसी समानताएं रखते हैं उनको एक वर्ग में और जो भिन्नताएं रखता है, असमानताएं रख रहा है, उसे दूसरे वर्ग में। आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि आप में और आपके दोस्त में बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन बंदर आपसे बहुत भिन्न प्राणी है। आप कहोगे कि मेरा और मेरे दोस्त का एक वर्ग है लेकिन बंदर का एक अलग वर्ग है। वर्गीकरण, अगर सपोज करो इसमें एक और प्राणी को शामिल कर दिया जाए, कौन सा, गाय। आपसे कहा जाए कि इनको दो वर्गों में बांटो। जब आप इनको दो वर्गों में बांटने की बात करोगे तो आप देखोगे कि आप में, आपके दोस्त में और बंदर में बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन गाय आपसे बहुत भिन्न प्राणी है। फिर आप कहोगे कि जी हम तीनों का एक अलग वर्ग है और इस वाले प्राणी का एक अलग वर्ग। बस इसी प्रकार बहुत से प्राणियों को एक साथ एक वर्ग में रख के उनपे एक समान अध्ययन किया जाता है ताकि समय की बचत हो सके, धन की बचत हो सके, एक निश्चित परिणाम तक हम पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, अब वर्गीकरण देखेंगे कि वास्तव में वर्गीकरण के आधार क्या क्या रखे जाते हैं। सबसे पहले ये चीज ध्यान देना कि जंतुओं का वैज्ञानिक आधार पे वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे। किस विद्वान ने जंतुओं का वैज्ञानिक आधार पे वर्गीकरण किया, तो उस विद्वान का नाम है दोस्तों जॉन रे। क्या नाम है, जॉन रे। जॉन रे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले सजीवों का वैज्ञानिक आधार पे वर्गीकरण किया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम्स में, इसलिए हमें याद रखना बड़ा ही आवश्यक है कि जीवों का वैज्ञानिक आधार पे वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान कौन से थे, हम कहेंगे जॉन रे थे। इसके अलावा वर्गीकरण का जब नाम आता है तो वर्गीकरण का नाम आते ही एक विद्वान का नाम जरूर सामने आता है, वो है दोस्तों कैरोलस लीनियस। कैरोलस
लीनियस। लीनियस महोदय ने कुछ किताबें लिखी थी दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो थी क्लासेस प्लांटेरम, एक थी सिस्टमा नेचुरी, एक थी फिलोसोफिया बोटेनिका। क्लासेस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरी, फिलोसोफिया बोटेनिका, ये सारी किसकी पुस्तकें थी? कैरोलस लीनियस की। इन्होंने द सिस्टम ऑफ नेचर यानी सिस्टमा नेचुरी बुक में सबसे पहले जंतुओं को दो वर्गों में बांटा। एक वर्ग था पादप वर्ग और दूसरे वाला वर्ग था जंतु वर्ग। एक वर्ग इन्होंने रखा पादप वर्ग और दूसरा वर्ग रखा इन्होंने जंतु वर्ग। तो दो वर्गों में सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने जंतुओं को बांटा, इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगर ये पूछा जाए कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे? कैरोलस लीनियस। उन्होंने किस पुस्तक में? सिस्टमा नेचुरी, जो उनकी बुक थी द सिस्टम ऑफ नेचर, उस बुक में उन्होंने संपूर्ण जीवों को दो भागों में बांट दिया था, दो बड़े वर्गों में बांट दिया था। एक वर्ग था पादप वर्ग और दूसरा वर्ग था जंतु वर्ग। सन 1969 में एक अन्य विद्वान आए जिनका नाम था व्हिटेकर, एच व्हिटेकर। इन्होंने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली दे दी। यानी लीनियस महोदय ने जिन दो जगतों का नाम लिया था, जिन दो जगतों में संपूर्ण प्राणियों को बांटा, व्हिटेकर महोदय ने बताया कि ये वर्गीकरण सही से नहीं हुआ। उन्होंने उन दो जगतों को और अधिक बांट के 5 जगतों में पूरा किया। तो 5 जगत प्रणाली देने वाले कौन थे? व्हिटेकर। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस की 2 जगत प्रणाली का स्थान 1969 में अंत किसने ले लिया? एच व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली। चलिए दोस्तों, अब जो व्हिटेकर ने 5 जगत बनाए वो वास्तव में कौन कौन से थे, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित पहला जगत था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था पादप या इसे कहेंगे प्लांटी, चौथा था कवक या इसे कहेंगे फंजाई, और पांचवा था जंतु या इसे कहेंगे एनिमेलिया। देखो 5 जगत बांटे कौन कौन से? पहला जगत था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था प्लांटी, चौथा जगत था फंजाई और पांचवा जगत जो था वो कौन सा था? एनिमेलिया। इन 5 जगतों में बांटा, लेकिन उन्होंने भिन्नताएं उनमें असमानताएं कौन कौन सी देखी? किन असमानताओं के आधार पे उन्होंने 2 से 5 वर्ग बनाए, वो ध्यान से समझना। उन्होंने पाया कि ये वाले दोनों वर्ग एक कोशिकीय थे, एक कोशिकीय वर्ग थे, मतलब इनमें जो जीव पाए जा रहे हैं उनका शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित था, बाकी का बहुकोशिकीय से। तो पहला आधार उन्होंने ये रखा। अब उनमें भी अगर देखें तो ये 2 बड़े वर्ग ऐसे थे जिनमें एक ही कोशिका का शरीर था, तो फिर ये दोनों तो एक समान हुए। इनको अलग करने का रीजन क्या था? उन्होंने ये देखा कि इन वाले जीवों में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो प्रोकैरियोट कोशिकाएं थी, जिसे हम अपूर्ण कह सकते हैं। देखो दोस्तों, कोशिका होती है 2 प्रकार की। हम जब कोशिका पार्ट पढ़ेंगे उस पे पूरे विवरण से हम चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल से हम जानेंगे कि वो दोनों प्रकार कौन से होते हैं। यहाँ सिंपल सी बात हम ये समझ लें कि कोशिका के ठीक बीच एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, है ना।
तो केंद्रक की थोड़ी सी असमानता के कारण कोशिका को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक को कह दिया जाता है प्रोकैरियोट और दूसरे को कह दिया जाता है यूकैरियोट। बस यही एक विशेषता के इसी एक विशेषता के आधार पर उन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग को अलग अलग किया। उन्होंने पाया कि मोनेरा वर्ग में जो एक कोशिकीय जीव थे वो प्रोकैरियोट थे और प्रोटिस्टा वर्ग में जो जीव थे वो कैसे थे, यूकैरियोट थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि बाकी के बचे हुए जो वर्ग हैं उनमें भी जीव यूकैरियोट टाइप के ही मौजूद थे। देखो ये एक कोशिकीय थे, प्रोकैरियोट थे, ये भी एक कोशिकीय थे लेकिन यूकैरियोट थे, बाकी बहुकोशिकीय थे और यूकैरियोट थे। तो इन तीनों के अंदर उन्होंने कौन कौन सी असमानताएं देखी, ये ध्यान से समझना। बहुकोशिकीय जीव था पादप यानी प्लांटी वर्ग, बहुकोशिकीय था यूकैरियोट कोशिकाएं थी, लेकिन इनमें एक विशेष क्रिया हो रही थी और वो क्रिया कौन सी थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये वाले वर्ग के प्राणी भोजन का निर्माण कर रहे थे। तो कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये स्वयं भोजन बना रहे थे प्रकाश की उपस्थिति में। ये एक ऐसी खासियत थी जो अन्य में दोनों में नहीं पाई जा रही थी। तो इस वर्ग में ये एक असमानता उन्होंने देखी, कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। दूसरी बात, कवक को उन्होंने किस प्रकार अलग किया, ये वो वाला वर्ग था जो वैसे तो पादपों जैसा ही बिहेव कर रहा था, लेकिन अन्य सारी समानताएं पादपों जैसी थी, लेकिन इनमें क्या नहीं हो रहा था, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही। समानता जरूर इनकी प्लांटी जैसी थी, लेकिन फंजाई वर्ग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही थी। अब बचा पांचवा वर्ग, कौन सा, जंतु। तो जंतु जगत में समस्त जीवों को, समस्त जंतुओं को, जितने भी समस्त जंतु थे उनको शामिल किया, किसने, व्हिटेकर महोदय। और इस प्रकार उन्होंने 5 अलग अलग जगत बना दी, उनका वर्गीकरण कर दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आज समझी कुछ बातें। सबसे पहली बात हमने समझी जीवन की उत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई, किस सिद्धांत के आधार पे हम जीवन की उत्पत्ति को समझ सकते हैं। दूसरा हमने समझा कि बायोलॉजी वास्तव में क्या है, बायोलॉजी से संबंधित प्रमुख उपमाएं किन किन विद्वानों को दी गई। तीसरी बात हमने समझी कि जिन सजीवों का अध्ययन हम कर रहे हैं उनको हम किन लक्षणों के माध्यम से पहचान पाते। चौथा हमने समझा कि सजीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है और सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका सहयोग हमारे चैनल के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप सभी के सहयोग के माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि भविष्य में जैसे ही मेरे तरफ से वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहली सूचना आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। हम आपके प्रत्येक कमेंट का, प्रत्येक क्वेश्चन का रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।